गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फरा देख रहे हैं आप। और आज हम मिले हैं डॉक्टर अनमार कियानी से। डॉक्टर साहब मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट हैं और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स सर्जन भी हैं। सो आज हम इनसे यही बात करेंगे कि यंग एज में ये जो जिसे स्पोर्ट्स इंजरीज़ कहते हैं हम, ये क्यों हो जाती हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी डॉक्टर साहब, ये स्पोर्ट्स इंजरीज़ क्या होती हैं, क्यों होती हैं? देखिए, स्पोर्ट्स इंजरीज ऐसे है कि जो भी एथलीट्स हैं या कोई भी हम स्पोर्ट्स करते हैं, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, स्क्वाश हो, इवन रनिंग हो, तो जो एथलीट्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड उन्हें इंजरीज तो होनी है। चाहे वो ट्विस्टिंग नी इंजरी हो या आपके वो शोल्डर डिसलोकेशन हो जाए या आपके हिप में इम्पिंजमेंट होना शुरू हो जाती है, लेब्रल टेयर एक चीज़ होती है, हिप के सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हो जाता है, तो ये इंजरीज आती हैं। तो ये इंजरीज जो स्पेशली जो एलीट एथलीट्स हैं तो उनकी तो कैरियर भी ख़राब हो सकते हैं, उनकी ये बड़ी ये रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। और आम लोगों की बात करूं जो कि उस तरह से प्रोफेशनल्स नहीं हैं, तो अगर उनको भी देखें, हॉबी होती है कि जैसे मैं खुद क्रिकेट खेलता रहूं और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मेरी क्रिकेट ख़राब हो जाएगी। फुटबॉलर्स हैं तो उनमें अगर आप कहें कि क्या इंजरीज हो सकती हैं तो उसमें एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। हर जॉइंट के लिहाज से, टेंडन्स के लिहाज से, लिगामेंट्स के लिहाज से, आप एंकल की बात करें, नी की बात करें, हिप्स या शोल्डर्स की बात करें या एल्बोज़ की बात करें, तो देयर आर सो मेनी कंडीशंस के जो स्पोर्ट्स के इंजरीज़ के उसमें लिस्ट में आती हैं। ठीक है, जो लोगों को पता नहीं होता। और जो स्पोर्ट्स मेरे पास तो काफ़ी सारे जो इस पिंडी इस्लामाबाद रीजन में क्रिकेटर्स हैं, स्पेशली जो क्रिकेटर्स हैं वो आते रहते हैं। और छोटी मोटी चीज़ होती है कि अगर कई बार उन्हें सिंपल एक स्टीरॉयड टेंडनाइटिस हो गया, स्टीरॉयड का इंजेक्शन हम लगा दें वो ठीक हो जाते हैं। कई बार उनकी जो फिजियोथेरेपी है या जो एक्सरसाइज उनको सिखा दें हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। इसमें हम इनिशियली एक तो हम उसकी बात करते हैं कि मेडिकल केयर, जैसे हमने उनको गाइड कैसे करना है कि एक्सरसाइज कैसे करें, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करें, किन मसल्स पे वो करें, कोशिश करें, इनको डेवलप करें ताकि उनकी जो स्पोर्ट्स है उसमें बेहतरी आ जाए। और कुछ वो होते हैं कि जिनको इंजरीज हो जाती हैं, इंजरीज जैसे हो गई है तो उसका क्या इलाज है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, एक इंजरी या एक मसला जो बहुत कॉमन है दैट इज़ हील के पीछे जो टेंडन्स हैं कि इसमें मसला आता है। और ये ज़रूरी नहीं कि स्पोर्ट्समैन को है, कोई भी बंदा जो स्प्रिंट करता है थोड़ा बहुत, सबको हो सकता है, या बहुत सारे लोग जॉग करते हैं, तो अक्सर उन लोगों को ये मसाइल जो हैं ये हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं और इसका क्या फिर इलाज होगा? देखें, हील के पीछे जो टेंडन है एक्लिस टेंडन है। हाँ। और जितने काफ के मसल्स हैं वो सारे मिलके वो टेंडन बनाते हैं और वो हील बोन पे लगा होता है, तो इसको एक्लिस टेंडनाइटिस कहते हैं। एक्लिस टेंडनाइटिस में जब टेंडन की इन्फ्लेमेशन हो गई है तो उसका देखें इलाज है, रेस्ट है, आइस पैक्स है, एंटी इन्फ्लेमेटरीज हैं। अगर ज़्यादा कुछ हफ्तों से भी सेट ना हो रहा हो तो वहाँ पे एक स्टेरॉयड का इंजेक्शन है। अब इसी का जो क्रॉनिक स्पेक्ट्रम है वो ये है कि आपने ख्याल नहीं रखा, कोई छोटा मोटा टेयर भी आ गया और फिर एक्लिस टेंडिनोसिस की तरफ बात चलेगी। टेंडिनोसिस ये होता है कि टेंडन की फिर थिकनिंग होना शुरू हो जाती है और एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी वो सिस्टम शुरू हो जाता है, वो ठीक नहीं होता। उसके लिए जो हम यूके में करते थे कि एंडोस्कोपिक डिब्राइडमेंट हो जाती है। कई बार हमें उसकी 2-3 चीज़ें तो ऐसी हैं, जैसे हील के ऊपर हेगलैंड्स डिजीज़ एक होती है कि वहाँ पे बॉन बनना शुरू हो जाती है। समटाइम्स वी हैव टू डिटैच इट, कि हम उसे उतार के दोबारा हड्डी पे लगाते हैं। तो ये एक उसका वो है। लेकिन इनिशियली जो आप कह रही हैं, जो मेरे पास भी पेशेंट आते हैं उनको अक्सर टेंडनाइटिस होता है, वो उसको फिर रेस्ट नहीं देते फॉर कपल ऑफ वीक्स और उसकी आइस पैकिंग, उसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन हैं। और अगर हफ्ते 2 महीना ठीक हो रहा हो तो एक इंजेक्शन लगाने से लोग वो ठीक हो जाते हैं। सही, बिल्कुल सही। लिटरेचर में ये बाकायदा एकिलियस हील जो है ये बड़ा मशहूर है, बिल्कुल कि एक बहुत बड़ा फाइटर था, वॉरियर था और उसको ये मसला था वो। अच्छा, एक डॉक्टर साहब, गोल्फर एल्बो एंड टेनिस एल्बो का भी कुछ हम जिक्र सुनते हैं, ये भी कुछ ऐसा मसला जो ज़रूरी नहीं कि स्पोर्ट्समैन को, घर में ख़वातीन को हो जाता है जी। इसमें देखें वो नाम तो इसलिए दिया गया है कि गोल्फर एल्बोज वो इस साइड पे हम जब हिट कर रहे होते हैं तो वो मीडियल एपिकोंडाइलिटिस है। ये मीडियल इस साइड पे जो हड्डी होती है इससे सारे मसल्स लगे होते हैं यहाँ पे, तो अब वो ख़राब हो रहा है। जो डीपेस्ट टेंडन है उसमें इन्फ्लेमेशन है। तो अब ये जो हम रोटेटरी मूवमेंट्स जितने भी करते हैं, घर में ख़वातीन करती हैं, जॉब्स कुछ लोगों की ऐसी होती हैं, वेट जो उठाने वाली जॉब्स होती हैं, तो अगर ये ख़राब हो गया तो इनिशियली वही जैसे मैंने आपको बताया, टेंडनाइटिस, आइस पैक्स, एनाल्जेसिया, वो सारी चीज़ें और एक इंजेक्शन लगाने से ये ठीक हो जाता है। इसी तरह
जो टेनिस एल्बो है वो ऑपोजिट इस साइड पे लैटरल एपिकॉन्डालाइटिस है, उसमें जो मसल्स ये हैं ये सारे अटैच्ड होते हैं। और मैंने अपने इस 20 साल के ऑर्थोपेडिक कैरियर में सिर्फ एक दफ़ा हमें उसको सर्जिकली ट्रीट करना पड़ा कि हम अक्सर इंजेक्शन से वो ठीक हो जाते हैं, एक्सरसाइजेस से ठीक हो जाते हैं। इवन मैं यूके में ट्रेनिंग कर रहा था तो जो फेलोशिप जिनके साथ कर रहा था तो वो एक ट्रायल रन कर रहे थे, हम उस पर एक PRP लगाते थे। अच्छा। उस जहाँ पे टेंडन ख़राब हुआ है वो टेंडन उसका वेयर एंड टेयर है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि वेयर एंड टेयर से वहाँ इन्फ्लेमेशन है। अब वो दूर कैसे होगी? वो दूर ऐसे होगी कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो गई है। जैसे कार्टिलेज होते हैं जॉइंट के तो उनकी ब्लड सप्लाई होती नहीं है, उसने रीग्रो नहीं करना। तो यहाँ पे इसी तरह डीप टेंडन में जहाँ ब्लड सप्लाई ख़त्म हो गई है तो खून की गर्दिश वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे हम जो सेंट्रीफ्यूज करके प्लेटलेट्स ग्रोथ फैक्टर्स लगाते हैं उससे लोग ठीक हो जाते हैं। जो हमने वहाँ पे स्टडी की थी तो उसमें 80% लोग ठीक हो जाते हैं। और यहाँ पे ये मसले लटकते रहते हैं और लोग इसमें यहाँ पे जी डॉक्टर से वो डराया जाता है कि नहीं अगर कुछ बस इंजेक्शन ना लगाना और ख़राब हो जाएगा। लोग अनफॉर्चुनेटली लोगों की यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बहुत लो है टुवर्ड्स हेल्थ। और ये इंजेक्शन इवन के जो आर्थराइटिस में इंजेक्शन लगाते हैं लोग कहते हैं जी कि ये पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। हालांकि आर्थराइटिस के लिए जो इंजेक्शन लगता है वो सिर्फ उसी को लगता है जिसका फर्ज करें कोई जोड़ ख़राब हो जाता है, ताकि वो अगले 2, 3, 4 महीने ठीक रहे। वो फॉर एवर ठीक नहीं कर सकता। उसने 3 महीने 4 महीने या सम हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस होते हैं अप टू 8-10 मंथ्स आराम आता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही बार इंजेक्शन लगेगा और सब ठीक हो जाएगा। बिकॉज यू आर एजिंग, यू आर ग्रोइंग एंड वेयर एंड टेयर एक्सेलरेट होगा। और जिनका 6-8 महीने दैट्स वेरी गुड, दोबारा इंजेक्शन लगवा लें उसको। जो अक्सर ये होता है कि जैसे ये आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे और आपको किसी ऑपरेशन की तरफ ना जाना पड़े। ठीक है। अरे डॉक्टर साहब, स्मॉल जॉइंट्स जो हैं इनकी पेन की भी बड़ी कॉमन कंप्लेंट्स होती हैं, अकड़ाव की बड़ी कंप्लेंट्स होती हैं, ये क्यों होती हैं और इसकी क्या वजूहात होती हैं और ट्रीटमेंट क्या होता है? ये जो स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड्स हैं या फीट हैं, अगर इनमें प्रॉब्लम हो रहा हो तो उसके लिए ख़ास ब्लड टेस्ट होते हैं। CRP होता है, ब्लड CP है, हम कुछ रेमेटोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, RA फैक्टर्स वगैरह कराते हैं और उसको रेमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। रेमेटोलॉजिस्ट को मैं ये कहूँगा कि हड्डियों का मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है, तो वो इस तरह से उनकी लेकिन यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। लोग अक्सर ऑर्थोपेडिक सर्जन ही ट्रीट कर रहे होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बड़े बड़े यहाँ पे सर्जन ऑर्थोपेडिक वाले देखे हैं, मुझे समझ नहीं आती कि वो घंटिया वो क्यों ट्रीट कर रहे हैं जब उसके लिए खास स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है और हमें उनको रेफर करना चाहिए। दैट्स जो हम आगे बात कर रहे थे कि एथिकल प्रैक्टिस ये होती है कि आप रेफरल सिस्टम आपको पता है कि ये शख्स स्पेसिफिकली इसके लिए है, या आप इवन के ऑर्थोपेडिक सर्जन है, आप अगर फर्ज करें आर्थ्रोस्कोपिक ACL रिकंस्ट्रक्शन या वगैरह नहीं करते, अक्सर वो डॉक्टर्स मेरे पास आके मरीज बताते हैं कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि घुटने का तो ऑपरेशन हाथ भी ना लगवाना क्योंकि घुटना खराब हो जाएगा। इफ यू डोंट नो इट दैट डजंट मीन कि नो वन कैन डू इट। हाँ, लेकिन वही माफिया हमारे यहाँ पे, हमारे पास तो जेनेरिक मेडिसिन नहीं लिखते, हमारे यहाँ पे GP का सिस्टम आज तक इंटैक्ट नहीं है। हमने यूरोप से सारी दुनिया प्रैक्टिस कर रही है, हम उस पर नहीं आए। अच्छा डॉक्टर साहब, सर्वाइकल को भी आप देखते हैं और आपको लगता है कि स्पाइन को आपको मैं बताऊं कि मैंने 6 मंथ्स ट्रेनिंग की हुई है, मैं ऑपरेट नहीं करता। ठीक है, लेकिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पोस्चर रिलेटेड है। अच्छा, और स्पॉन्डिलोसिस अगेन जब बाकी जोड़ों में कार्टिलेज है तो जो आपके वर्टिब्रास है, मोरों के दरमियान जो गैप हमें एक्सरे में नजर आता है उसमें कार्टिलेज होता है। और लोग अक्सर उल्टी बात करते हैं, डॉक्टर्स भी उन्हें बताते होंगे जी आपके मोरों में गैप पड़ गया है। मुझे बड़ी हंसी आती है कि मैंने कहा गैप होना तो ज़रूरी है, मसला ये कि गैप ख़त्म हो जाता है और फिर डिफॉर्मिटी आती है तो उसको वो कहते हैं जी गैप पड़ गया। ठीक है, तो वो गैप होना ज़रूरी है। पोस्चर रिलेटेड होते हैं, इसमें जैसे हम बात करें कि वो अगर उस तरह बात करें कि कंजेनिटल फैमिलीज़ और वो उसमें जो डिजीज़ रन करती हैं स्पाइन की वो डिफरेंट है। लेकिन हम जनरल पॉपुलेशन की बात करें कि गर्दन का दर्द नहीं जा रहा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, तो इसमें कंधों में दर्द, वो वजह यही है कि आप देखें गर्दन से ना ऐसे नर्व्स निकल रही होती हैं जितनी भी सर्वाइकल नर्व्स हैं और जाके वो ब्रेकियल प्लेक्सस बनाती हैं। तो अगर मसल्स और ये टाइट हैं और आपका पोस्चर ये है कि आप हर वक्त मोबाइल पे झुके रहते हैं, इन फ्यूचर आई बिलीव कि 90% लोगों को नेक पेन और जो नेक का आर्थराइटिस है वो होगा।
क्योंकि पोस्चर आप मोबाइल यूं करके तो नहीं देखेंगे कभी, तो वो झुक के और वो करके लगे रहते हैं, एक्सरसाइज कोई नहीं करता। तो उसका यही है कि आप पोस्चर इंप्रूव करें, आप एटलीस्ट 20-25 मिनट्स जो डेली स्ट्रेचेस होते हैं, अपर बॉडी लोअर बॉडी स्ट्रेचेस हैं, आप कोर ट्रेनिंग करें, ये ज़रूरी चीज़ें हैं ताकि आप हेल्दी रहें। बिल्कुल सही। और फ्रोजन शोल्डर्स हैं और शोल्डर के जो मसाइल हैं, शोल्डर के जो मसाइल हैं, देखें ओल्ड एज में तो हम उनको यही कहते हैं कि फ्रोजन शोल्डर, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस हो जाता है, वहाँ पे शोल्डर के अंदर बरसा होता है, थिक हो जाता है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ज़्यादातर ये रिलेटेड होती हैं डायबिटिक पेशेंट्स में। सही। या किसी को इंजरी होती है, कोई गिरता है, चोट लगती है, तो उसमें होता है। उसमें भी अगर आप क्लिनिशियन के पास जाएंगे, अच्छे सर्जन के पास जाएंगे, तो वो आपको इंजेक्शन के साथ फिजियोथेरेपी कराएंगे। यहाँ पे सम पेशेंट एंड अप इन लाइक टू अ न्यूरोसर्जन, और वो दवाई तो दे देते हैं, कई बार टीका भी लगा देंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये कंधा सिर्फ दवाई और टीके से नहीं ठीक होगा, इसकी जो स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेज हैं, जब आप किसी उसी से ठीक होगा। बहुत सी बीमारियां हमारी घुटने की, कंधे की ऐसी हैं कि अगर तशखीस ना करें तो जो फिजियोथेरेपी, जो सैडली जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट भी सिखाए जाते हैं ना, टीचिंग की जाती है, तो वो बेचारे हीट पैड और वो एक टेंस लगा के ना छोड़ देते हैं जी, और थोड़ा सा वो मसाज कर देते हैं। हाँ। मेरे साथ जो ट्रेन अभी मारूफ में भी मैं लोगों को कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं अपना भी क्लिनिक है, वहाँ पे भी मेरे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो आई डू टीच देम कि देखें ये इलाज नहीं है, आपने मसल्स की ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग और वो करनी है। उसके अलावा ग्रुप एक्शंस पता होना चाहिए, मैनिपुलेशंस सारी पता होनी चाहिए। वो देखिए, अगर देखें अब हम उनकी बात करें, जो हमारे थेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जितने बच्चे बच्चियाँ बड़ी मेहनत करते हैं, 5 साल की डिग्री लेते हैं, और वो उसके बाद उन्हें सिखाया किया जाता है, ये उनका कसूर तो नहीं है। उनको मेरी ये गाइडेंस होती है कि मैं स्पोर्ट्स सर्जन हूँ, आप देखें ACL रिकंस्ट्रक्शन करता हूँ, उसकी रिहेबिलिटेशन की वीडियोस देख लें। अब जब वो वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा नहीं, ये एक्सरसाइज ऐसे करानी है, ये कराना है, वो कराना है। बैक पेन है तो एल्डरली में डिफरेंट इलाज है, यंग पेशेंट्स में डिफरेंट इलाज है। तो आप उसके स्ट्रेचेस, उसकी एक्सरसाइजेज ही नहीं कराएंगे और सिर्फ हीट पैड और टेंस से इलाज करेंगे, तो वो आपके पास 3-4 हफ्ते बाद दोबारा मरीज आ जाएगा, वो ठीक नहीं होगा। तो दैट्स व्हाट इट इज। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप स्पोर्ट्स सर्जन हैं, जी जी, किन चीज़ों की यहाँ पर सर्जरी स्पोर्ट्स के उसमें आपको करनी पड़ती हैं? मुझे जो स्पोर्ट्स सर्जरी जो कॉमन तरीन है वो नी की है। नी में मेनिस्कस एक स्ट्रक्चर होता है, रिंग स्ट्रक्चर होता है, उसकी हम रिपेयर करते हैं। उसकी हम कई बार जो ओल्ड एज में उसकी ट्रिमिंग करते हैं, क्योंकि कई बार होता है ना जी, घुटना दौरा करते हुए दर्द होता है, बेंड नहीं कर सकते, कई बार आप घुटना दौरा करते हैं सीधा नहीं कर सकते, तो वो अक्सर मेनिस्कस की चोट होती है जो उसको लॉक कर देती है। तो ये मेनिस्कस का ट्रीटमेंट करता हूँ। ACL एक लिगामेंट होता है नी के अंदर, वो ACL और PCL नी को स्टेबलाइज करते हैं कि घुटना एक ऐसे घुटना होते तो वो आगे ना निकले, और स्पोर्ट्स आप जो स्पोर्ट्स करते हैं तो आप उसमें फिट रहें। तो वो उसकी आर्थ्रोस्कोपिक बगैर घुटने को खोले जो एक दो छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनसे हम ग्राफ लेके रिकंस्ट्रक्शन करता हूँ। बल्कि मेरे एक पेशेंट हैं हसन नवाज़, वो ही इज़ अ इंटरनेशनल क्रिकेटर नो। उनका आज से 2.5-3 साल पहले व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर आई थिंक कश्मीर प्रीमियर लीग, तो उनका अनफॉर्चुनेटली मेनिस्कस भी टॉर्न हो गया, उनका ACL भी टूट गया। उन्होंने MRI कराया, इसके लिए MRI कराना ज़रूरी होता है। वो मेरे पास आई थिंक ऑनलाइन ही उन्होंने सर्च करके, उनके भाई भी एक लॉयर हैं, सर्च करके आए। और एट दैट टाइम ही वॉज नॉट इंटरनेशनल क्रिकेटर, तो ही हैड वेरी लिमिटेड सपोर्ट फ्रॉम लाइक अ क्रिकेट बोर्ड और उसके, तो वो आए मेरे पास। मैंने उनका यहाँ पे इस्लामाबाद में ही मेडिके में उनका ऑपरेशन किया। उनके मेनिस्कस जो उनका 2-3 महीनों से टूटा हुआ था और वो उनको तंग कर रहा था, उसको ठीक किया। उनका जो ग्राफ लेके ACL की रिकंस्ट्रक्शन की, और क्योंकि ही वाज हैविंग अ चांस कि शायद वो PSL खेल लें, तो एंड उसको बड़ा फ़ायदा हुआ कि ही गॉट इट। और वो पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेले, इस दफ़ा आई थिंक ही प्लेड फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड ही वाज वन ऑफ द बेस्ट, उसने बड़े स्कोर किए हैं। और जब उसने अभी पाकिस्तानी टीम में आके ही स्कोर्ड अ सेंचुरी इन T20, आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। ये मेरे लिए बड़ा सेटिस्फाइंग है कि मैंने एक बंदे को जो कि इनेबल कर दिया, ख़राब हो रही थी, और उसने उसका इलाज करके और वो ठीक हो गया, एंड ही
प्रोग्रेस टू इंटरनेशनल क्रिकेट। यस, दैट ये मेरे लिए बड़ा वेरी सेटिस्फाइंग हाँ होता है। सेटिस्फाइंग। लेकिन डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स इंजरीज़ की वजूहात क्यों हैं इतनी ज़्यादा, हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स इंजरीज़ होती क्यों हैं? अगर हम इंटरनेशनली भी देखें तो बाकी एथलीट्स एंड स्पोर्ट्समैन जो हैं दे आर मोर जिसे कहते हैं फिट बॉडीली एज वेल एज मेंटली। देखें, स्पोर्ट्स इंजरीज जितने भी हैं, स्पोर्ट्स आप करेंगे तो इंजरीज होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी। आपने उनको मैनेज करना है। सबसे पहले उसकी प्रिवेंशन कैसे होनी है कि अगर आप अपना वर्कअप सही करते हैं, आपके पास जैसे हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें, क्रिकेट फुटबॉल वगैरह में उनका पूरा कोचिंग स्टाफ होता है जी। उनके साथ जो ट्रेनर्स होते हैं, उनके साथ इवन फिजियोथेरापिस्ट होते हैं। और उसके अलावा आई थिंक शायद पाकिस्तान में इतना डेवलप नहीं हुआ, मैं यूके रह के आया हूँ तो वहाँ पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी होता है। हाँ। तो ये इतनी सारी टीम वर्क के साथ अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें क्रिकेट में, तो दे हैव डोमिनेटेड फॉर डिकेड्स, और वो आगे भी करेंगे बिकॉज दैट्स देयर सेटअप कि वहाँ पे वो बैठ के वो ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की बात करें। मेरा ख्याल है हम पाकिस्तान में बात करें तो वो कहेंगे कि ये साइकोलॉजी शायद ये नफ्सियाती मरीज़ का मसला है या ऐसे है, लेकिन जो एक प्लेयर की आप देखते हैं कि ये साइकोलॉजिकली ये चीज़ ये इसकी सही नहीं है, या ये गलती कर रहा है, या ये ऐसे कर रहा है, तो साइकोलॉजिस्ट कैन कम इनटू इट। साइकोलॉजिस्ट उसको बहुत हेल्प करेगा। वो तो आपके एक्शन के ऊपर, आपके स्टाइल के ऊपर, आपके एंगल के ऊपर, बिल्कुल एक एक वो चीज तो के ऊपर देखें, काम एक तो करते हैं। वो हैं आपके कोचिंग स्टाफ है, आपका बैटिंग कोचेज होते हैं, बॉलिंग के कोचेज हैं, फील्डिंग के कोचिंग स्टाफ है, और उसके अलावा आपकी जो जनरल फिटनेस के होते हैं। उसके बाद आपका अभी आई डोंट थिंक, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम या हमारी हॉकी या फुटबॉल में कोई ऐसे होगा कि उन्होंने कोई साइकोलॉजिस्ट हायर किया हो, लेकिन फॉरेन वर्ल्ड में आप देखें तो दैट्स वन ऑफ द थिंग जिसकी वजह से वो ग्रो करते हैं और फिटनेस लेवल को इम्प्रूव करते हैं। अपनी डाइट को वो बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करते हैं। आप जितने बड़े जो बच्चे खेल रहे हैं यानी इस ग्रोइंग एज में हैं और वो स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्टेड हैं, क्या रिकमेंड करेंगे, क्या डाइट उनकी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो इस तरह की स्पोर्ट्स इंजरी से महफूज रह सकें? ज़्यादा देखें, उसमें डाइट में तो जो प्रोटीन डाइट है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कार्ब्स शुरू से ही लोग नहीं खाते, बाहर की दुनिया में लोग नहीं खाते। आप वहाँ पे भी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, यूके यूएस में मोटे लोग बहुत ज़्यादा हैं। अगर उस तरह कहूँ वहाँ तो इसको ऑफेंड समझा जाता है, लेकिन हमारी उर्दू में कहते हैं कि वेट गेन हो गया है, मोटापा एक बीमारी है, तो वहाँ पे ओवरवेट लोग वहाँ पे भी ज़्यादा हैं। लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो असल में एक्सरसाइज करें, एथलीट्स जो हैं अपनी ट्रेनिंग्स करें और प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ, और दूसरा मैचेस से पहले वार्म अप्स के साथ वो करें, तो इंजरीज जो है होने के चांसेस कम हो जाएंगे। वार्म अप इज द बेसिक इशू कि बगैर वार्म अप के जब आप एकदम से और बैड पोस्चर में जब आप जोर लगा देते हैं, बिल्कुल ऐसे तो ऐसे ही है। देखिए वरा मैं इंग्लैंड में क्लब क्रिकेट खेलता था, तो मुझे खुद याद है कि आई वाज बिजी ऑल वीक, ऑर्थोपेडिक सीखनी है, ये उस तरह से एक्सरसाइज नहीं कर सकता था कि मैं कहूँ कि फिटनेस के साथ जाऊँ। लेकिन जब मैं संडे लीग खेलता था तो एक दिन मैच खेलने के बाद नेक्स्ट 6-7 डेज आई हैव पेन्स ऑल ओवर, और शोल्डर्स में भी दर्द है, कमर में भी दर्द है, बट इट गेट्स बेटर। लेकिन जो फिटनेस है, कोई भी एथलीट है, कोई बच्चे जो भी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, फुटबॉल खेलना चाहते हैं, हॉकी खेलना चाहते हैं, ये स्क्वॉश बड़ी अच्छी स्पोर्ट्स हैं, तो इनमें पहले वो फिटनेस भी अपनी इम्प्रूव करें, और अपनी फिटनेस के लिहाज से यू कैन डू थिंग्स बेटर। बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच। कोई और चीज़ जो आप बीइंग एक्सपर्ट ऐड करना चाहें जो मैंने अपने क्वेश्चंस में ना कवर की? देखें, शोल्डर्स की हमने बात नहीं की, शोल्डर्स की इंजरीज बड़ी कॉमन है, जॉइंट्स की डिसलोकेशंस बड़ी कॉमन हैं। उनको अगर आप कहना जी एक दफ़ा कंधा निकल गया यंग पेशेंट में और बार बार निकल रहा है, तो उसको आप निगलेक्ट ना करें, उसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। कंधा खोले बगैर हम उसको स्टेबलाइजेशन कर लेते हैं। कंधा चढ़ाना तो मसला ही कोई नहीं है, बहुत पहलवान भी चढ़ा देता है, लेकिन कंधा जब आप देखें बाहर निकलता है तो बहुत सारी चीज़ें तोड़ता है। हाँ। तो वो टूटी हुई चीज़ें अगर यंग एज में हम बात करते हैं, डिसलोकेशंस, अगर वो एक बात है कि टीन एज ग्रुप में हो, अंडर 20 हो, तो वो उसका उस जॉइंट की इंस्टेबिलिटी करने का रेशो और परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो उन लोगों को ट्रीटमेंट इवन के एट दैट स्टेज दे माइट नॉट नीड सर्जिकल ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी करा के एक होते हैं स्पेसिफिक मसल्स को स्ट्रेंथन कर लेते हैं, तो वो ठीक रहते हैं। और इसको अगर इग्नोर करेंगे तो इवेंचुअली उसने जोड़ को ख़राब करना है। अगर ACL आपका टूटा हुआ है, अगर घुटने की बात करें,
और आप समझते हैं कि नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, थोड़ा बहुत दर्द होता है या मैं उतरते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए लगता है कि घुटना निकल रहा है, और आप समझते हैं कि ठीक रहेगा, तो इवेंचुअली 10-15 ईयर्स डाउन द लाइन, क्योंकि उसका बायोमैकेनिक्स चेंज हो गया है, अब घुटना मूव डिफरेंट करता है और रोटेट करता है, तो कार्टिलेज ख़राब हो जाएगा, आर्थराइटिस हो जाएगा, फिर आप सर्जन के पास आएंगे कि अच्छा ये है, तो एट दैट स्टेज ACL की ज़रूरत हम नहीं कुछ कर सकते, हम कहेंगे अच्छा नी रिप्लेसमेंट कराएंगे आप, अगर एडवांस आर्थराइटिस ग्रेड 3 ग्रेड 4 आर्थराइटिस है। और यहाँ आजकल बड़े एक और लोगों को वार्न करूँगा कि बड़े ही ऐसे ऐसे वो हो रहे हैं कि हॉक्स हो रहे हैं कि एक आप ऑनलाइन देखें कि AI से इतना डेंजरस है कि इससे पहले मेरे साथ भी एक हुआ कि मेरी पिक्चर लगा के पीछे वो करके उन्होंने कहा जी ये दवाई जो है जोड़ों के लिए बहुत अच्छी है, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, और ऐसे और वैसे। आज सुबह मेरे एक और दोस्त हैं, ही इज़ ऑल्सो अ स्पोर्ट्स सर्जन, आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट करते हैं, तो मेरे एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझे उनकी रील भेजी कि ये इनकी ये है कि जोड़ों के जो ख़राब होते हैं इससे कैंसर हो सकता है, इससे मर सकते हैं, इससे ये हो सकता है, और बात वो AI से वो करके, वो डॉक्टर जो हैं आई नो हिम, तो मेरे दोस्त है, एंड ही इज़ टॉकिंग कि ये ऐसे हो सकता है। आई वाज सरप्राइज्ड कि कितना डेंजरस है। आई थिंक ही इज़ गोइंग टू रिपोर्ट इट कि उनको, लेकिन पहले भी हो चुका है, उसके साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। इसका मतलब है जो रील्स आ रही होती हैं, उन पे बिलीव ना करें। एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ लोग मेडिसिन बेचने के लिए फेक वो किसी का क्लिप उठा के उसके पीछे पायरेटेड वो अपनी बातें वो करके, आई डोंट नो उसकी आवाज़ भी उन्होंने कैसे कॉपी की या AI से, हो या सारा जाती वो हो है, जाती सब है। हो जाता है। तो ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इन पे बिलीव ना किया करें, ठीक है। आप जिस भी शहर में देखें कोई इस तरह की और चीज़ है ना कि घुटने के आर्थराइटिस से कैंसर हो जाता है, तो ये कोई बात सेंस नहीं बनती। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर अनमार कियानी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, लाए हैं, वंडरफुल टू हैव यू एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। सेम हियर, थैंक यू वेरी मच। ब्रेक के लिए रुकने का वक्त है जनाब, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह।